हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश लेखपाल में आने वाले मैथ के बारे में, तो हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? बीजगणित से। बीजगणित इसमें हम लोग देखे थे कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि एलसीएम एंड एचसीएफ इसको कवर किया, इसका कंसेप्ट देखे और कुछ न्यूमेरिकल जो आए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर उसके बाद युगपत समीकरण को हमने देखा, उसमें जो भी न्यूमेरिकल बन रहे थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन देखे थे हम लोग। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जो आज का सेशन है हमारा द्विघात समीकरण पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीजगणित में। इसको सॉल्व करते हैं, इसी में कवर हो जाएगा गुणनखंड भी, और गुणनखंड उसके बाद हम लोग का क्षेत्रफल प्रमेय। बारी बारी देखते हैं, ये बचा है केवल हम लोग के पास 2 टॉपिक और बचेंगे, फिर हमारा जो है बीजगणित का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग ज्यामिति में प्रवेश करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम लोगों ने युगपत समीकरण पढ़ना स्टार्ट किए थे तो उससे पहले हम लोग एक टर्म यूज किए थे बहुपद। बहुपद क्या होता है, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया था? डिस्कस किया था। जैसे कि हम आपको बोले थे कि x³ + 3x² + 4x + 6 ये क्या है? ये क्या है? एक बहुपद है। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना घात है? चर राशियों पे कितना मैक्सिमम घात है? तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 घात है, तो इसलिए हम इसको बोलते थे 3 घात का बहुपद है। उसी तरह से हम देखें, इसी तरह से हम लोग देखें कि x² + 5x + 6 ये क्या है? यह भी एक बहुपद है। इसमें बताइए कितने घाते हैं? 2 घाते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोले थे कि ये 2 घात वाला बहुपद है, और इसको हम लोग बोल देते थे द्विघात बहुपद। और हम आपको ये भी बताए थे कि जब बहुपद को हम लोग किसी बराबर के फॉर्म में लिख दें, जैसे कि ये बहुपद है इसके बराबर कुछ लिख दिया जाए, जैसे 0 लिख दिए, तब यह बहुपद क्या हुआ? एक इक्वेशन में बन गया। अगर ये 3 घात वाला है बहुपद, इसके बराबर हम लोग 0 लिख दिए तो ये 3 घात वाला इक्वेशन बन गया। उसी तरह से देखिए ये 2 घात वाला बहुपद है, इसके बराबर हम लोग 0 लिख दिए, तो ये आपका क्या हो गया? द्विघात। यह बन गया समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। तो जब हम बराबर 0 लिख देते हैं, बहुपद के बराबर 0 या कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं, तो वह हमारा समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैक्सिमम घातें कितने होंगी? 2 होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम घात होंगी वो 2 घात की होंगी। जैसे कि इसका अगर हम लोग व्यापक रूप बात करें कि क्या होगा व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप इस तरह से लिखा रहेगा ax² + bx + c = 0। यही इसका रूप है। अगर इस रूप में आपको कहीं भी इक्वेशन दिखे तो आप उसको क्या कहेंगे? ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप है। इस फॉर्म में आपको कहीं भी इक्वेशन दिखे तो आप कहेंगे यह है हमारा द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका चलिए देखते हैं कि मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। आप देखते होंगे कि कहीं भी इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको एक रूम बनवाना है, जैसे ये आपका रूम है, ठीक है, और हम बोले आपसे कि इस रूम का जो है क्षेत्रफल आपको रखना है 300 मीटर स्क्वायर, इससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे। इस रूम का जो क्षेत्रफल है, उस रूम का क्षेत्रफल आपको 300 मीटर स्क्वायर रखना है, ठीक है। और हमने कहा कि इसकी जो ये फर्श का क्षेत्रफल है, ठीक है, पूरे रूम का नहीं बात करें, जो नीचे वाला फर्श है रूम का उसका बात कर रहे हैं। और आपको कहें कि इसकी जो लंबाई है
चौड़ाई जितनी भी रहेगी आप उससे अधिक रखेंगे। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि चौड़ाई से आप 5 मीटर अधिक रखिए। जैसे कि मान लीजिए ये चौड़ाई यदि यक्स है तो इसकी लंबाई को है आपको रखना होगा यक्स प्लस 5। ठीक, इस तरह से रखना है। जो भी इसकी चौड़ाई रहेगी उससे आपको 5 मीटर अधिक रखना है। तो अब इससे हमको क्या मिलता है कि हम ये यक्स और यक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो इससे कैसे हम लोग द्विघात समीकरण में इसका क्या रिलेशन है। तो हम कहे कि आपको क्षेत्रफल कितना रखना है 300 मीटर स्क्वायर। तो हमने कहा कि जैसे मान लीजिए यक्स प्लस 5 है, ये लंबाई हो गई इंटू यक्स, ये बराबर हो गया आपका कितना 300 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 300। अब इसको हम लोग यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ बन गया, ये बन गया क्या द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण बन गया ना। देखिए कैसे, ये वाला फॉर्म देख रहे हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरह से ये दिख रहा है ना। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। हम पूछेंगे इसमें ए की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए यक्स के बगल में कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब ए बराबर आपका हो गया 1। बी बराबर हम पूछेंगे क्या है, तो बी बराबर आप बताएंगे यहाँ पे 5 है। सी बराबर क्या है, तो हम आप बताएंगे यहाँ पे सी बराबर इसमें माइनस 300 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम लोग द्विघात समीकरण को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग कॉपी किताब में ही इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। द्विघात समीकरण हम लोग बना के किसी भी जो ज्ञात नहीं है हमको उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू हम निकाल देंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग इक्वेशन था तो 3x प्लस 6 बराबर 8, हम बोले कि इसको सॉल्व करिए, तो आप क्या करते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते थे। यही x की वैल्यू निकाल दिए आप, तो हो गया इसका सलूशन। ये इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। उसी तरह से जैसे आपको दे दिया जाए कि द्विघात समीकरण कोई दे दिया जाए, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये दे दिया गया और कहा गया कि आप बताइए इसको सॉल्व करिए। तो इसका सॉल्व करने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो है यक्स की वैल्यू निकालनी है। यक्स की वैल्यू ऐसी निकालिए जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे कि जैसे देखिए एक गुणनखंड विधि है और एक डायरेक्ट विधि जिसको हम लोग श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं। श्रीधराचार्य विधि से आप तुरंत यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक विधि है जो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसी होती है, जैसे आपको हमने करिए 15 है, इसका गुणनखंड करिए, तो सीधी सी बात है आप इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे जो फिर बाद में न गुणनखंड किया जा सके। जैसे कि हम 3 गुणे 5 ये लिख सकते हैं। अब इसका और कोई खंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसलिए देखिए ये हो गया इसका 15 का गुणनखंड। तो ये जो लंबा आपको दिख रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इतना बड़ा, इसको आप क्या करेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं क्या। इसको देखा जाए कि अगर ये टूट जाए तो उसको हम देखते हैं कैसे तोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको तोड़ने का तरीका क्या है। जैसे कि ये आपको दिया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आपको इस तरह का इक्वेशन दिखे और इसको बोला जाए गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप सी वाला जो ये वाला कंडीशन है इसको देखेंगे 6, और इसके बगल में साइन कैसा दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए प्लस दिया हुआ है। तो ये 6 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, गुणनखंड इसी का करेंगे। जैसे 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे क्या हो 5 है, जैसे ये यहाँ पे बगल में 5 है ना और प्लस 5 है, तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए। सोचिए 6 को किस तरह से तोड़ा जाए। 6 को तोड़ना है आपको इस तरह से गुणनखंड करना है कि उसका गुणा करेंगे तो 6 आए और उसको जोड़ें तो आपका 5 आए। तो दिमाग में देखिए 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 का सीधी सी बात है 2 गुणे 3,
तो ये तो मिल गया, तुरंत ही मिल गया हमको कि 2 और 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया 5 हो गया, और 2 गुणे 3 कर दिए तो 6 हो गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया तुरंत आसानी से, क्योंकि बहुत छोटा अंक का था तो हम लोग निकाल दिए। और बड़ा रहता तो कैसे करते, इसी तरह से हम लोग गुणनखंड करते और चेक करते कि जोड़ने पे क्या आ रहा है और गुणा करने पे क्या आ रहा है। जैसे अब इसको हम लोग किस लिए तोड़े हैं, जैसे x² है, अब ये देखिए 5x लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2x + 3x। ये क्या हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, ये 2x + 3x मिल के तो वही हो गया 5x ही, प्लस ये क्या हो गया 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये देखिए अब ये 2 टर्म लीजिए, इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, अगर हम x बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, एक x बच गया, +2, इसमें से हम लोग कॉमन ले लिए। ये देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने इसमें से क्या कर दिया, x को कॉमन ले लिया। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये वाले टर्म में क्या है, कौन सा कॉमन चीज़ दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए 3, अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा +2, ये बराबर अभी 0 ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x + 2 इसमें भी आ गया है, x + 2 इसमें भी आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों में है तो इसका मतलब इसको भी हम लोग बाहर ले सकते हैं, ये पूरे में हम लोग कॉमन कर लिए, तो x + 2 यहाँ से कॉमन बाहर कर दिए, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या बचा 3, ये आपका बराबर 0। अब क्या बोले थे हम आपसे कि इसको जो है x² + 5x + 6 को हम लोग को तोड़ना था, ठीक है। तो ये देखिए टूट गया, x + 2 और x + 3 बराबर 0 में आ गया। अब ये आ गया तो क्या सॉल्व हो गया, यहाँ पे सॉल्व अभी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, जैसे कि अब सोचिए अगर 5 गुणे 0 कर दिया जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा, जाहिर सी बात है ना कि 5 गुणे 0 कर देंगे तो 0 आएगा। 0 गुणे हम लोग 4 कर दिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कभी भी 0 कब आता है, जब उसका गुणनफल हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई एक संख्या जो है 0 होनी चाहिए। जैसे इस दोनों का हम लोग गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे x + 2 और x + 3 बराबर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। अगर मान लीजिए ये वाला 0 रहेगा, अगर सोचिए x + 2 बराबर यदि ये 0 रहेगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -2, ठीक। यदि आपका ये वाला 0 रहता है x + 3 बराबर 0 तो x बराबर हमको मिल जाता -3। मतलब इस जो समीकरण के 2 वैल्यू मिल रहे हैं, x के 2 वैल्यू हो सकते हैं, या तो आप x बराबर -2 हो सकता है या फिर यहाँ पे x बराबर -3 हो सकता है। तो इसका सलूशन यही कहेगा कि यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिला कि x बराबर हमारा -2 हो सकता है या फिर हमारा हो सकता है -3। तो दोनों वैल्यू अगर इसमें हम लोग रखेंगे तो ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। रख के देख सकते हैं, 2 को यहाँ पे रखेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -10, फिर 6 4 10, माइनस होके कैंसिल हो जाके 0 आ जाएगा। फिर इसको रखेंगे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर देगा। तो इसी को कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और इसको बताते हैं कि ये जो x की वैल्यू आती है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बोलते हैं। जैसे ये द्विघात समीकरण है तो हम कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण के मूल बताइए, मूल क्या होंगे, इंग्लिश में इसको रूट कह सकते हैं, रूट क्या होंगे। तो आप सीधे से कहेंगे इस इक्वेशन का जो रूट है ये आपका -2 है और -3 है। मतलब इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि जितने घात रहते हैं उतना ही हमको मूल मिलता है। जैसे इसमें मैक्सिमम घात देखिए 2 है तो हमको इसमें मूल कितने मिले, 2 मिले। अगर ये इक्वेशन रहता है x³ + 6x² + 2x + 5 बराबर 0, ये रहता है इक्वेशन आपका, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हमको कितने x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो हमको 3 वैल्यू मिलेगी। ये बात ध्यान रखना है हम लोग को कि जब 2 घात रहता है तो हमको मिल रहा था 2 वैल्यू, अगर 3 घात है तो 3 वैल्यू। अभी हम लोग लीनियर वाले में सॉल्व किए थे जिसमें 1 ही घात था तो उसमें x की वैल्यू हमको 1 ही मिल रही थी। जैसे हम कह दिए आपको x + 6 बराबर 10,
इसमें देखिए क्या है, यक्स का एक ही वैल्यू पॉसिबल है। यक्स बराबर हम यहाँ से निकाल दिए 10 - 6 बराबर 4। तो बात को समझ रहे हैं कि कहना क्या चाहते हैं हम, जैसे जितनी घात रहेगी उतना मूल होंगे, इसी को मूल रूट, ये ही आपका सलूशन जो भी है इसको कहेंगे आप। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आगे की सॉल्व, इसके मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल क्या होंगे, तो आप आसानी से इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके जो ये एग्जांपल दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे उसमें किए थे सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो 3 दिया हुआ है, इसके बाद ये भी दिया हुआ है कि ये क्या है, प्लस है, ठीक, प्लस है। और यहाँ पे उसमें क्या देखे थे पिछले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ ए की वैल्यू जैसे ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू दिया है, उसमें जो है a की वैल्यू नेक्स्ट पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं थी। तो अब क्या करेंगे, इसका जो है a अगर दिया रहता है तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो क्या होता है, 2 × 3, 2 × 3 = 6 हो गया। फिर वही आ गया कि 6 का ऐसा खंड करिए। अब यहाँ पे 3 का नहीं करेंगे, 6 का करेंगे। तो 6 का ऐसा खंड करिए कि उसको जोड़ने पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो ध्यान देंगे जोड़ने पे क्या आना चाहिए, ये वाली वैल्यू 7 आनी चाहिए, और गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो आप देखिए 6 है और 1 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। और क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 6 × 1 तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या वैल्यू देगा, 6 देगा। तो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, हमको मिल गया आसानी से। छोटा सा ये क्वेश्चन था इसलिए हमको मिल जा रहा है फटाफट। तो चलिए इसको देख लीजिए ऐसे। अब क्या करते हैं, 2x² सेम उसी तरह से रखेंगे, उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं लाना है। जैसे ये 7x है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बस हम कर देंगे -6x - x केवल, और +3 बराबर 0। देखिए कोई चेंज आया, 6x था -x, ये दोनों अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस है तो फिर वही -7x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए 2x है, यहाँ पे भी 2x छिपा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं इसमें से 2x, यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। कॉमन करने का सीधा मतलब उसमें भाग दे दीजिए। अब माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, x और 3 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो हमेशा कॉमन रहता है कहीं भी। 1 तो ये 1 से भाग देंगे तो वही आएगा, सेम आएगा जो भी आना रहेगा। तो ये हो गया 1, x - 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये माइनस लेने से यहाँ का जो है साइन बदल जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या देख रहे हैं, x - 3 इसमें भी है, x - 3 इसमें भी है। तो दोनों में से x - 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और जो बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ पे अगर x - 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2x। यहाँ से x - 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, -1। ये हो जाएगा आपका 0। अब बताइए, सेम उसी तरह से आ गया ना, जिस तरह से हम लोग गुणनखंड पिछले वाला किए थे। तो इसका जो इतना बड़ा दिख रहा है 2x² - 7x + 3 बराबर 0, इसको हम लिख सकते हैं x - 3 और 2x - 1। अगर इसका गुणा कर देंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकालें, अब देखिए दो चीज़ का गुणनफल हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 है, अगर मान लीजिए कि x - 3 जो है 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और यहाँ से अगर 2x - 1 यदि 0 रहता, 2x - 1 0 है, तो आपका यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक, तो x की यहाँ पे भी देखिए 2 वैल्यू आ गई। एक तो आ गई x बराबर 3, एक आ गई x बराबर 1/2। इस वैल्यू का अगर इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब कि ये 1/2 यहाँ पे रख देंगे तो जो इसको ये 0 आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, इस समीकरण के मूल हो गए। कितने मूल हैं, 2 मूल हैं। ठीक, मूल एक ये है और ये है। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं द्विघात समीकरण पर बेस्ड। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। कि क्या दिया हुआ है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 290 है। अब जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
अब देखिए क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याएं का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि वो जो है 2 से विभाजित ना हो, वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसे कि मान लीजिए 3 हो गया, ये हो गया 5 हो गया 7 हो गया, यही ना हो गया। तो अब ये बोला क्या है कि क्रमागत विषम संख्या है, मतलब कि इन देखिए क्रमागत कैसे 3 5 7। तो अब देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर कोई मान लेंगे कि एक विषम संख्या यक्स है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, क्रमागत वाली यक्स प्लस 2 हो, ये हो जाएगा दूसरी वाली विषम संख्या। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। देखिए क्या रहा है कि दोनों संख्या उनके वर्गों का योग जो है 290 आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि एक यक्स है विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या यक्स प्लस 2 है। अब इसको क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं। पहले का वर्ग कर दीजिए, प्लस वर्ग मतलब स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे यक्स प्लस 2 जो दूसरी संख्या है इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों का जो योग जो है दे दिया, इसने कितना दिया है 290। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस, जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 290। अब इसको इधर 290 जो है इसको इधर लाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये 4 पहले से ही है, प्लस 4 है ही, माइनस 290। इसको सॉल्व कर देंगे तो 290 में से 4 गया यानी 286, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 286 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो हम देख रहे हैं क्या, अभी ये देखिए 2 है, अभी इसमें भाग चला जाएगा, तो इसको भी कट कर दीजिए। यक्स स्क्वायर प्लस ये आपका कितना हो गया 2x माइनस 2 कम 2 2 चौका 3 बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन बना है कैसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसा है हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये उसी फॉर्म में आ गया जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसी का रूप है ना। यहाँ पे हम पूछेंगे a बराबर तो आप बताएंगे 1 है, b बराबर पूछेंगे तो आप बताएंगे 2 है, c बराबर क्या है तो आप बताएंगे 143 है। तो ये जो फार्म बन के आया है हमारा, ये द्विघात समीकरण है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी, और वही हमको निकालना है कि एक संख्या x है और एक x प्लस 2 है, तो हमको पता चल जाएगा कौन सी विषम संख्याएं हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है तो इस तरह से आइए, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो दिख रहा है आपको माइनस, ये माइनस 143 जो दिख रहा है इसका इस तरह से खंड करेंगे, इसका गुणनखंड हम इस तरह से कर देंगे दो अंकों में कि अगर गुणा किया जाए तो 143 आए, बट उनको क्या करना है हमको, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस करने पे आपका आना चाहिए, यहाँ देखिए 2 लिखा है ना 2, तो 2 आना चाहिए। तो हम लोग को ऐसी संख्याओं का चयन करना है, इसका 143 में ही उनका गुणा करने पर 143 आए, बट उसको माइनस कर दिया जाए तो ये प्लस 2 आना चाहिए। तो सोचिए 143 देखिए किससे, ये तो खुद ही एक विषम संख्या दिख रहा है, ये कैसे कटेगा। अगर चेक करते हैं हम लोग, ये देखिए 11 से कट रहा है क्या, 11 से 11 को काट किए तो इसको हम लोग 11 कम 11 हो जाएगा 3, हाँ ये 11 से कट गया। तो इसका मतलब जो इसका खंड क्या हुआ, एक तो 11 हो गया, एक तो 13 हो गया, यही ना 13, मतलब 13 से भी कट जा रहा है और 11 से भी। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 13 और 11 का गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 143। और हम आपसे क्या बोले कि वो संख्याओं का अगर डिफरेंस देखा जाए, माइनस किया जाए दोनों संख्याओं को, तो 2 आना चाहिए, वो भी कैसा प्लस 2, मतलब कि 13 में से 11 घटाना है, न कि 11 में से 13। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x। पहले 13 क्यों लिखे हैं कि हाँ यहाँ पे लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है प्लस 2, तो यानी कि 13 में से हम लोग 11 घटाएंगे, यहाँ पे माइनस 11x और माइनस 143, ये बराबर 0। अब देखिए इसका मतलब वही हुआ ना, कोई चेंज इस इक्वेशन में हम लोग नहीं किए, बस इस तरह से ऐसा खंड किए हैं कि इसको इस तरह से हम लोग लिख सके। तो
तो यहाँ से यक्स हर इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये वाला यक्स इसमें भी है इसमें भी, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यक्स प्लस 13 माइनस यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए ये 11 इसमें से है, कॉमन दिख रहा है हमको, यक्स प्लस 13 बराबर 0। अब देखिए यक्स प्लस 13 इसमें भी, यक्स प्लस 13 इसमें भी, तो यक्स प्लस 13 ये हो गया, यक्स माइनस 11 ये हो गया बराबर 0। अब देखिए ये हमको मिल गया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे यक्स प्लस 13 बराबर 0 है, तो हम इसका क्या कहेंगे, यक्स बराबर माइनस 13। ठीक है, एक विषम संख्या ये आ गई, ये तो माइनस में आ गई, निगेटिव विषम संख्या है। और अगर हम बात करेंगे यक्स माइनस 11 बराबर 0, तो ये आपका क्या हो गया, यक्स बराबर 11। यहाँ से एक तो हमको यक्स की वैल्यू आ गई माइनस 13 और एक की वैल्यू आ गई माइनस नहीं, ये प्लस 11। तो अब हम कहेंगे प्लस वाली वैल्यू लेके चलते हैं, क्योंकि निगेटिव तो हमसे पूछा नहीं जाता है कि वो विषम संख्या, हम उसको नहीं मानेंगे हम लोग पॉजिटिव वाले को। तो अब क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए यक्स के जगह हम लोग 11 लिख देते हैं, और इसके बाद आने वाला कौन सी संख्या होगा, 11 प्लस 2 कर दीजिए यानी कि 13। तो देखिए इस द्विघात समीकरण की सहायता से हम लोग ऐसे सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते कि जो इसका जो हम लोग डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, यक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई द्विघात समीकरण इस तरह से दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ऐसा कहीं भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे पूछे कि इसके जो है मूल बताइए, रूट क्या होंगे। रूट तो आपको पहले ही बता दिया इसके कि रूट क्या होते हैं, 2 होंगे, कोई ना कोई इसके रूट क्या होंगे, जो मूल अभी बताए हम। इस समीकरण के 2 मूल होंगे, तो वो बताइए मूल क्या होंगे। तो डायरेक्ट इसका एक फार्मूला है, जो एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, उन्होंने इसका फार्मूला दे दिया है। ये क्या दिया हुआ है उन्होंने कि यक्स बराबर, डायरेक्ट यक्स बराबर आपको लिखना है माइनस बी, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको इक्वेशन दिया रहे और इसके सहायता से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे अभी देखिए हम लोग जो एक एग्जाम्पल लिए थे, हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या था कि 3x स्क्वायर था माइनस 7x प्लस यहाँ पे क्या था हम लोग का 2 बराबर 0 था। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट इसी से हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, डायरेक्ट ये हमको पता चले। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें a बराबर क्या है, तो आप कहेंगे a बराबर यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 है। हम कहेंगे b बराबर क्या है, तो आप बोलेंगे -7 है। ये हम बोलेंगे आपको c बराबर, तो आप बोलेंगे 2 है। ठीक, इस फार्म में रहना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस वाले फार्म में रहना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सॉल्व कर पाएगा। नहीं तो कुछ गड़बड़ करेंगे माइनस प्लस का, तो आंसर भी हमारा नहीं आएगा। तो देखिए अब सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, ये सब चीज़ हमको पता है। अब ये एक्स बराबर हम कहें कि बताइए, तो एक्स बराबर माइनस बी यहाँ पे देखिए -7 दिया है, पहले तो -b है, तो ये -7 आ गया, तो यहाँ मतलब हम लोग लिखेंगे माइनस पहले से ही रहेगा, इक्वेशन में ही है, और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो गया 7। ये प्लस माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर मतलब वर्ग कर देते हैं। 7 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 49 होता है, 49 माइनस लगाएंगे 4 इंटू ए क्या है, 3 है, सी क्या है, 2 है ना, ये 2 है। ठीक, अपान 2a कहाँ है, 2 पहले से लिखेंगे। a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 49 हो गया, माइनस 4 × 12 दूना के 24 हो गया, 12 दूना के 24, अपन यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 6 हो गया।
अब इसको सॉल्व करिए। 49 में से 24 जाएगा, कितना आएगा? 25 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो अंडर में 25 है, 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो यहाँ पे वर्गमूल, ये जो इस करणी दिख रही है आपको स्क्वायर रूट, उसको हटा देते हैं। 7 + 5, ये भी माइनस वाला भी चिन्ह लेंगे, यहाँ पे 6। ठीक, तो ये आपका जो है सोल्यूशन मिल गया हमको। x बराबर क्या आ गया? ये देखिए प्लस माइनस का क्या मतलब है कि प्लस माइनस हो सकता है, यानी 2 वैल्यू हमको चाहिए। तो अगर हम प्लस लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर, चलिए हम लोग प्लस ले लेते हैं, 7 + 5/6। तो यहाँ पे क्या आ गया? 7 × 5 = 12/6 बराबर 6 दूना के 12। ये x हम लोग का, उसमें भी हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाले थे, तो यही x की वैल्यू आई थी। अब ये माइनस वाला लेके चलिए। x बराबर 7 - 5 बटा के यहाँ पे 6, 7 में से 5 गया 2, 2 बटा के 6। यहाँ पे x बराबर क्या आ गया? 1 बटा के 3। तो यहाँ से इस तरह से निकाल दिए, 1 बटा के 2 3 6, 1 बटा के 3। यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आ गई। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे यहाँ पे, और उधर हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। आपको जो विधि अच्छी लगेगी, जैसे गुणनखंड आप नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट ये वाला विधि लगा दीजिए और सीधे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। यही आपका मूल है, इसी को रूट भी कहते हैं। मतलब इस इक्वेशन के 2 रूट हैं आपका। एक तो हो गया आपका कौन सा? एक तो 2 हो गया, और एक हो गया 1 बटा के 3। ठीक है, तो अब क्या है, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाएगा कि जो इसका रूट आएगा वो कैसा आएगा। आपको बताना रहेगा कि वो रियल नंबर आएगा या इमेजिनरी नंबर आएगा, वो परिमेय संख्या रहेगा या अपरिमेय संख्या रहेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, अभी हम आपको बताएं कि डायरेक्ट निकालते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस यहाँ पे b² - 4ac अपान 2a। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ये प्लस माइनस b² - 4ac है, ये रूट जी हमको दिक्कत कर रही है। यही जो है हम लोग का गड़बड़ करेगा कि इसका जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपान 2a। x बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी प्रकृति जो डिपेंड कर रही है, मूलों की जो प्रकृति डिपेंड कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? इसी पे। आपका जो है ये लिखा हुआ है b² - 4ac, ये जो रूट में है इसी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर ये वर्गमूल लेने लायक, मतलब एक पूर्ण वर्ग रहे, तो हम आसानी से वर्ग ले सकते हैं। इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा, हम बता ही नहीं पाएंगे कि जैसे रूट में आ गया -1 चाहे -2 आ गया, तो ये कोई संख्या है? एक तो रियल नंबर है नहीं, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गई। रूट में जब भी आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाए तो समझिए वो वास्तविक संख्या नहीं है, वो आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी संख्या होगी। ऐसी संख्या कोई होती ही नहीं है कि रूट माइनस में रहे। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर उसको बोल देते हैं कि ये इमेजिन वाली नंबर है, ऐसा कोई रियल में पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव आ गई, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, √2/3, तो ये क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे आप p/q के रूप में लिख दें, और ये रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये भी बताएगा कौन? यही बताएगा। अगर ये पूर्ण वर्ग निकला तो सही बात है, चलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो अपरिमेय संख्या। तो डिसाइड कौन कर रहा है? ये b² - 4ac, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेट, क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। जो ये b² - 4ac है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग d से निरूपित करते हैं, और हिंदी में इसको बोल देते हैं विविक्तकर। क्या बोलते हैं? विविक्तकर। इसको d से हम लोग, आपको कहीं भी लिखा रहेगा d का मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट हो गया ये, और इसको हिंदी में बोलते हैं तो d का मतलब होता है b² - 4ac। अगर आपको इक्वेशन दिया जाए और कहा जाए कि आप इसका निकालिए d की वैल्यू, विविक्तकर क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा?
तो आप बोलेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यही बताएगा कि ये जो रूट है, ये जो यही रूट है ना, इसमें 2 निकलेगा तो यही रूट है, तो इसकी जो प्रकृति होगी, इसका नेचर क्या होगा। अब देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन हम लोग का ये है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या, जैसे ये होता है ना, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब इधर क्या होता है, -1 -2 -3। तो हम कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से क्या हो, छोटा हो। मतलब ये जो 0 है इससे इधर वैल्यू आए, इधर ये छोटी वैल्यू है ना, 0 से ये सब छोटे हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो रूट आएगा, रूट जो हमारा होगा वो हमारा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक होगा, रियल नहीं रहेगा, वास्तविक नहीं रहेगा। जो मूल है, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक, ये समझ गए आप पहली कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर निगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0, यानी इधर माइनस निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आप कहेंगे कि मूल जो है वास्तविक नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। अभी हम आपको बताएं कि ये माइनस आ जाएगा, कड़ी में आ गया आपका, रूट में आ गया -5, रूट में आ गया -3, क्या ये रियल नंबर है? ये तो इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग इस लाइन पर निरूपित ही नहीं कर पाएंगे क्या है। ठीक, अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर 0 हो जाए, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। सीधी सी बात है, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका क्या मिलेगा आपको, जैसे यक्स बराबर क्या होगा, -b/2a, ये चीज़ ख़त्म। तो मतलब कि आपको ये चीज़ मिल रहा है कि एक ही वैल्यू मिल रही है। तो हमको मूल कितने मिलेंगे, मूल जो है समान मिलेंगे, समान होंगे। कैसे होंगे, जैसे कि मूल समान होंगे तो आप क्या कहेंगे कि एक ही वैल्यू रहेगी, एक ही वैल्यू। जैसे 2 वैल्यू निकल रही थी ना, तो x बराबर एक आएगा, मान लीजिए 2 आया तो 2, दूसरा वाला भी वैल्यू 2 रहेगा। तो इस तरह से समान रूट रहेंगे, तो इसको कह सकते हैं मूल समान होंगे। ठीक, अब थर्ड कंडीशन आती है, इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या आती है, जैसे मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, और क्या हो, ये जो है पूर्ण वर्ग भी रहे, पूर्ण वर्ग रहे। एक कंडीशन, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, और पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि 25 हो गया, 49 हो गया। इसका वर्गमूल लें तो हम लोग 7 आ जाएगा, ये अरे सॉरी 5 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। 81 लिए तो इसका 9 आ जाएगा। जो इस तरह से निकाल रहे हैं जब ये डायरेक्ट वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वर्गमूल लेने लायक हो, जैसे पूर्ण वर्ग हो, तो हम बोलेंगे कि अब जो x की वैल्यू आएगी, जो हमारा रूट रहेगा हमारा परिमेय, क्या रहेगा, परिमेय रहेगा, परिमेय संख्या रहेगी। और क्या होगा, परिमेय संख्या रहेगी, और दूसरी क्या होगा, ये आपका वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, मतलब कि जैसे ये वाला वैल्यू हम लोग सपोज करिए कि यहाँ पे आ गया रूट में 25, यहाँ पे आ गया 2 प्लस माइनस यहाँ पे 3, इस तरह से आया, तो अब 5 निकल जाएगा यहाँ से 5, तो मतलब 2 प्लस माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जो भी आएगी वैल्यू, एग्जाम्पल ये हम ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, प्लस वाला लेंगे तो 7/3। तो इस तरह से परिमेय संख्या आ रही है। और परिमेय संख्या क्या होती है, रियल संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक भी संख्या रहेगी। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन, इसी में देखते हैं कि जब ये पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, पूर्ण वर्ग ना हो, बट ये वाला कंडीशन फॉलो करे, तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि रूट में आ जाएगा 43, रूट में आ गया 53, रूट में आ गया 24, इस तरह से आ गया। तो अगर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से x बराबर आएगा कि 2 + √3/2, इस तरह से आएगा वैल्यू। जब भी अगर ये हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तब, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, जब पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि वास्तविक तो रहेगा,
वास्तविक तो रहेगा, मूल जो है वास्तविक रहेगा, मूल वास्तविक रहेगा लेकिन अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब कि अब √3/2 इसको परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। यही अगर 3/2 रहेगा तब ये परिमेय, ये 2 है 3 है तो इसको बोल देंगे परिमेय, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। अगर 2 है इसको तो 1/2/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या। बट आपको अभी कह दें कि √3 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इस तरह से ये 3 कंडीशन है आपके पास। आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए जो रूट है इसकी क्या प्रकृति होगी। आपका ये जो रूट कोई इक्वेशन देगा, कहेगा इस रूट की स्थिति बताइए, कैसी स्थिति है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, या रूट समान है, उसके रूट समान है, इसका मतलब b² - 4ac जो है ये पूरा 0 हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन एक आपको दिखाते हैं। जो आपका क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो अभी हम डिस्कस किए कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, उसी पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि यदि x² - 16x + k, x² - 16x + k = 0 के मूल जो है बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको नहीं पता k की वैल्यू क्या होगी। ऐसा ये देखिए ax² + bx + c = 0, इस फार्म में तो द्विघात समीकरण रहते हैं, हमेशा रहेंगे, इसी फार्म में रहेंगे। अब हम कहे हैं आपसे कि जो इसके मूल जो हैं बराबर या एक समान कब होंगे, जब हम अभी आपको लिखवाए थे b² - 4ac = 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाएगा तो मूल जो है x बराबर भी सेम आएगा। x बराबर यदि 2 आ रहा है तो 2 दोनों बार आएगा। जैसे ये वाला अभी क्वेश्चन आपको दिखाया था ना, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा -b/2a, यही बचेगा ना। तो अब क्या होगा कि एक ही बच रहा है तो वही सेम आएगा, x1 और x2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो अब इस क्वेश्चन में कह दिया कि इसके मूल बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि चलिए तब इसके मूल बराबर हैं, तो ये वाला हम कंडीशन लगा देंगे, b² - 4ac = 0, ये वाला कंडीशन लगा देंगे। अब इस इक्वेशन को देखिए, b बराबर इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें b बराबर क्या दिया हुआ है, -16 दिया हुआ ना, जो दिया हुआ इक्वेशन है। और a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर 1 दिया हुआ है, कोई चीज़ है नहीं एक। k बराबर क्या, यहाँ c बराबर क्या दिया, यहीं k दे दिया है। इसी की तो वैल्यू हमको निकालनी है, k की वैल्यू हुई तो निकालनी है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ले जाके ये वाला जो इक्वेशन हमारा है, ये किसके लिए पॉसिबल है, जब सभी मूल जो है समान हो। तो अब यही इसी में रख दीजिए, b² मतलब -16 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a की वैल्यू हमको पता ही है, और क्या है k की वैल्यू भी हमको, c की वैल्यू भी हमको पता है k, यही k वाला तो निकालना है हमको। इसको उधर ले जाएंगे तो 4k बराबर हो जाएगा आपका 16, यानी स्क्वायर कर देंगे तो -16 गुणे -16, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 चौके 16, k बराबर क्या हो गया, 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब k बराबर 64 आ गया। यदि हम k की जगह 64 रख दें तो जो मूल आएंगे उनका जो मूल है दोनों समान रहेंगे। रखना चाहें तो रख के चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो द्विघात समीकरण दिए रहेंगे उसमें कह देगा कि मूलों का योग बताइए और मूलों का गुणनफल बताइए। कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको, और वो नहीं कहेगा कि आप जो है मूल हमको बताइए, हमको आप बताइए मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूल का मतलब वही रूट जो हम लोग x बराबर निकाल रहे थे, 2 वैल्यू निकल रही थी, तो दोनों का योग बताइए क्या होगा और दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो हम डायरेक्ट एक आपको फार्मूला देंगे, उससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे ये दिया है ax² + bx + c, यही आपका जो है इसी फार्म में हमेशा जो है आपको द्विघात समीकरण मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको आप बनाएंगे इस फार्म में। तो कह रहा है कि मूलों का योग, सपोज करिए कि मूल जो हमारे हैं, एक हमारा मान लेते हैं अल्फा है, एक मान लीजिए बीटा है, 2 मूल आएंगे। हो सकता है दोनों समान ही आ जाए, हो सकता है अलग अलग प्रकृति के, वो तो डिपेंड करेगा हमारा किस पे, b² - 4ac पे।
जो हम लोग निकाले थे पिछले क्वेश्चन में। अब क्या कर रहा है कि मूलों का योग, तो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यही अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, जो यहाँ पे बी दिया है ना इसको माइनस करेंगे, माइनस बी बाई ए, ये आप निकाल देंगे तो आप डायरेक्ट मूलों का योगफल निकाल दिए आप। ये आपका सीधे मूलों का योगफल निकल गया। आपको कोई यक्स और वाई की, जो यक्स की वैल्यू है उस तरह गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, बस डायरेक्ट ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए रखिए और दोनों मूल का जो है योगफल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो आपने बता दिए हमको योगफल का। अब बताइए गुणनफल का क्या करें हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सीधे से एक फार्मूला आप यहाँ पे लिखिए, अल्फ़ा गुणे बीटा या इंटू इस तरह से भी लिख दीजिए, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी बाई ए, सी की जो वैल्यू है अपन ए। ये आपका दो इक्वेशन आपको हमेशा याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों से आप निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग पिछला वाला जो क्वेश्चन लिए तो उसी को सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखिए हम क्या कहते कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हम लोग इसमें क्या निकाले थे, यक्स बराबर क्या निकाले थे हम लोग, एक आया था 2 आया था, एक आया था 3 आया था, -2 -2 -3, ये चीज़ें आई थी हम लोग जब पहला एग्जाम्पल सॉल्व किए थे तो यही आया था, हमको याद है। अब क्या करेंगे कि हम कहें आपसे कि बताइए मूलों का योग, ये हमको ना पता रहे कितना होगा, हम लोग डायरेक्ट यही फार्मूला बस अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालते डायरेक्ट, तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 5, बी बराबर 5 दिया है। अगर इसको कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर यहाँ पे देखिए 1 हो गया, बी बराबर 5 हो गया, सी बराबर यहाँ पे 6 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, माइनस ऑलरेडी यहाँ से लगाइए पहले से क्योंकि फार्मूला में दिया हुआ है, और बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 अपान ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया -5। अब जोड़ के देखिए -2 और -3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 होगा ना। आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मूल, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -5। अब यही कहें कि अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए, तो हम सीधे बताए थे आपको सी बाई ए, सी बाई ए। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू 1 यानी कि 6 हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए -2 और -3, दोनों का गुणा करेंगे क्या होगा, 2 3 6 हो गया। देखिए तो सेम ये फार्मूला यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं मूल आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, आप गुणनफल भी निकाल लेंगे और योगफल भी निकाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था आपके लिए, और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो अभी हम कराते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया हो, 5x - 7x प्लस 8 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। हम पूछे आपसे कि बताइए जो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं -b बाई ए होता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि b बराबर क्या दिया हुआ है -7, a बराबर क्या दिया हुआ है 5, c बराबर क्या दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -b बाई ए, b माइनस में ये खुद पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा 7, a कितना है 5, ये डायरेक्ट, हमको कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, यक्स की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम अल्फ़ा प्लस बीटा जो भी यक्स की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, हम तुरंत निकाल दिए 60/5 होगा। अब हम कहें कि इसका गुणनफल निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम आपको सीधे बताएं सी बाई ए, सी कहाँ है इसमें 8 दिया हुआ है, ए कहाँ है ये हो गया 5, ये हो गया। आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, कोई एक्स की वैल्यू निकाले नहीं हम लोग, दोनों का गुणनफल भी पता कर लिए हम लोग और योगफल भी पता कर लिए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, उल्टा भी दे सकता है, जैसे आपको मूलों का योगफल दे दे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये दे दिया जाए, और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल ये भी दे दिया जाए। अब कहा जाए कि आप बताइए इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन बताइए हमको, द्विघात समीकरण जो बनेगा वो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, सीधे आप लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा
यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये आपको दे दिया जाएगा, यही इक्वेशन बना देंगे, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यदि दिया है, सपोज डैट यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम कहें कि क्या दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ दे दिया 16। तो बताइए कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण कभी ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से कौन सा है समीकरण जिसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 16। तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी में ले जाके पुट कर देंगे। तो आपका समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे दिया हुआ है 8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया 16, ये बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। बस ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हो, तो आप निकाल सकते हैं वो समीकरण भी। एक आध क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसी तरह के। तो अभी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, दिया हुआ है कि के निश्चित मान के लिए, के का कोई मान है, कोई भी मान हो सकता है, के निश्चित मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3k एक्स प्लस 3k स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल जो है 26 है। तो के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो इक्वेशन दिया हुआ है और मूलों का जो गुणनफल दिया है वो दे दिया है 26। अब हमको क्या निकालना है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के की वैल्यू क्या होगी कि हम लोग उसका गुणनफल निकालें तो 26 आए, मूलों का गुणनफल। तो हम देखिए इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3k एक्स प्लस 3k स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें कौन ए है कौन बी है, पहले देखिए यहाँ पे देखिए ए बराबर हम पूछेंगे आपसे तो आप बताएंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम कहेंगे कि बी बराबर बताइए, देखिए एक्स ये दिया ना बी एक्स, तो यहाँ पे देखिए 3 तो माइनस 3k। सी बराबर बताइए क्या है, तो ये टोटल इसमें कोई एक्स वाला टर्म नहीं है, 3k स्क्वायर माइनस 1, ये सी हो गया। तो अभी हम आपको बताएं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता क्या है सी बाई ए, जो कि ये ऑलरेडी सी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 26। अब क्या है सी बाई ए, सी की वैल्यू तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाले 3k स्क्वायर माइनस 1, ए की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, बराबर ये हमको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 26। तो यहाँ से निकालते हैं 3k स्क्वायर माइनस 1 बराबर 26, तो 3k स्क्वायर बराबर 26 प्लस 1, सॉरी ये 26, तो 3k स्क्वायर बराबर यहाँ पे 27, k स्क्वायर बराबर हो गया 3 9 27, तो k बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3, k बराबर प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे k की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस k भी लिख सकते हैं, माइनस k भी लिख सकते हैं। जब उसका गुणनफल करेंगे तो 26 आएगा। किसका गुणनफल, इसका जो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अल्फ़ा जो भी आएगा बीटा जो भी आएगा, गुणनफल करेंगे तो 26। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड, और फिर इसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। ठीक है, तब अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।